रायबरेली सीट से राहुल गांधी द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की लड़ाई और ज़्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। देखा जाए तो इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कन्नौज से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वैसे में सवाल ये उठता है कि क्या दो लड़कों की जोड़ी अपना गढ़ बचा पाएगी। हालांकि इससे पहले 2017 में भी ये जोड़ी नजर आई थी, लेकिन तब कोई कमाल नहीं हो पाया था। वैसे में इस बार इस चुनाव में जिस तरीके से चुनावी जो कह सकते हैं कि रण तैयार है और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, वैसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रायबरेली और कन्नौज, हालांकि कन्नौज के जो मौजूदा सांसद हैं वो सुब्रत पाठक हैं, लेकिन वहाँ से पहले अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। तो सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपना गढ़ बचा पाएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त मैं दारुल शफा में हूँ। तमाम बुद्धिजीवी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं और राहुल और अखिलेश की जोड़ी को लेकर इनका क्या सोचना है। जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, चूँकि मुद्दे बदल रहे हैं, लेकिन इस वक्त चर्चा सबसे ज़्यादा राहुल गांधी की हो रही है, चूँकि कल उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया है। क्या लगता है कि कन्नौज और रायबरेली ये लोग बचा पाएंगे? देखिए, गढ़ जो है कार्यकर्ताओं से होता है, नेताओं से होता है। जब कांग्रेस का गढ़ रायबरेली कहलाता था, उस समय वहाँ पर उनके एमएलसी होते थे, उनके जिला पंचायत के सदस्य होते थे, ग्राम में ग्राम प्रधान होते थे, ब्लॉक प्रमुख होते थे, सभी कांग्रेस से संबंधित व्यक्ति होते थे। आज न उनके एक ग्राम प्रधान बचे हैं, न उनके एक बीडीसी वो सदस्य जिला पंचायत के सदस्य बने हैं, न ब्लॉक प्रमुख है, न एमएलसी हैं, न विधायक हैं। तो फिर गढ़ कैसा है? और इस स्थिति में रायबरेली बच जाए ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ भाजपा पूरी तरफ से आक्रामक होकर के काम करने वाली संस्था के रूप में उभर करके आई है, जिसमें उनके नीचे तक के कैडर, नीचे तक के चुनाव उनकी गंभीरता से लड़ करके उसको लोगों को स्थापित करके नीचे से ऊपर तक लोगों को स्थापित करके फिर चुनाव लड़ रही है। वहाँ यदि आप देखिएगा तो एमएलसी भी भाजपा का होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का होगा, नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का होगा। तो इन सबका जो समवेत प्रभाव होता है और प्रयास होता है, वह एमपी के इलेक्शन में काम करता है, क्योंकि एमपी के इलेक्शन में कोई व्यक्तिगत पहुंच नहीं पाता। दूसरी चीज़ एक होती है कि अपने नेता को आदमी सर्वोच्च पद पे चाहता है। तो अब जो वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो संसदीय उसमें सर्वोच्च पे तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री हो सकते हैं, नहीं जीतेंगे तो भी प्रदेश में मंत्री हैं। तो इस दृष्टिकोण से जनता का एक स्वाभाविक लगाव, जो हमको फ्लोटिंग वोट कहते हैं, उनका लगाव उनकी तरफ बना रहता है। इसलिए हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि रायबरेली का गढ़ बचाना बड़ा मुश्किल होगा। आप लोग युवा हैं, आप लोगों को लगता है कि युवाओं का आकर्षण है क्या राहुल और अखिलेश के प्रति? नहीं, बिल्कुल युवाओं का कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि पिछले जो है 70 सालों में जिस प्रकार से जो है कांग्रेस ने युवाओं और जो एक विकास का मुद्दा था उसका दमन किया, उसके बाद जब से मोदी जी आए, इन्होंने जो है हर मुद्दे पे जो है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए। आज इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है भारत में स्थापित हो रही हैं, जिससे जो है रोज़गार के अवसर भी बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि युवा अपने सबसे जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उसकी पूर्ति जो है भाजपा उनको करवा रही है। तो मुझे ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है कि उनके तरफ किसी भी प्रकार से युवा जो है आकर्षित होंगे। विपक्ष का ये कहना है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, बीजेपी हिंदू मुसलमान अब करने लगी। नहीं, बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी की जितनी योजनाएं हैं, क्या मुस्लिम को नहीं मिल रहा है? बीजेपी कोई मतभेद करके किसी को थोड़ी योजनाओं को लाभ दे रही है। बीजेपी तो सबको समान भाव से दे रही है लाभ। ये जो कह रहे हैं वो अपनी स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमने देखा है हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के आसपास में सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। न जाने कितने ऐसे मुस्लिम लोग हैं कि मैं बता दूंगा कि उनको आवास मिला है, उनको किसानों की किस्त आ रही है, उनको तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये एक अपने स्वार्थ की कही हुई बात है। बीजेपी में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। योगी जी और मोदी जी लगातार सब के लिए काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम रायबरेली की बात कर लें, अमेठी की बात कर लें, या फिर मैनपुरी हो गया, कन्नौज हो गया, ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद सीट मानी जाती हैं। आपको लगता है कि ये मुफीद सीटें बरकरार हैं या फिर इस समीकरण में कोई बदलाव देखते हैं आप?
जब उस समय जनता को जो है आक्रोश नहीं था, जनता जागरूक नहीं थी, शिक्षा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने गुमराह करके सीटों को अपना गढ़ बनाया था। लेकिन अब जो है सभी लोग जागरूक हो गए हैं, सभी लोग शिक्षा मामले में आगे हो गए हैं, तो इन लोगों का गढ़ नहीं रह गया है। अब जैसे लोग कहते हैं मोदी हटाओ, ये गरीबों का राशन हटाओ, आवास हटाओ, इन लोगों को मोदी हटाओ के खाली बहाना है। अपने जो काम किए हैं इतने दिन, उस काम को बखान करें, उस काम को बता करके चुनाव लड़ें तो ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम क्या बताएं। कांग्रेस का दावा है कि रायबरेली हम 5 लाख वोट से जीतेंगे। वो 5 लाख नहीं, वो सीट बचा लें वही बहुत है। सीट भी नहीं बचा पाएंगे, वहाँ राजा दिनेश प्रताप सिंह को कोई रोक नहीं पाएगा। आप क्या सोचते हैं इन सीटों को लेकर? जिस तरीके से अगर हम बीते कुछ दशकों की बात करें तो इन सीटों पर एक तरफा कब्जा रहा है, चाहे सपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर वही समीकरण भी आपको नजर आ रहा है? तो आपका बदलाव तो बहुत पहले हो चुका है। कांग्रेस और सपा तो उस सीटों पिछली बार भी कन्नौज से हार गई थी सपा, कांग्रेस भी हारी थी अमेठी से, इस बार भी उनको निश्चित हारना है। अरे अंतर कम ज़्यादा हो सकता है हार जीत का, हारना तो ही है। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले ही हैं। विपक्ष बोल रहा है कि 2 लड़कों की जोड़ी पर हमें पूरा भरोसा है और ये जोड़ी कमाल करेगी। लड़के कहाँ रह गए, बुढ़े हो गए हैं, ज़िंदगी भर लड़के ही रहेंगे। ये तो हमारे यहाँ एक नेता थे छात्र संघ के, आपके लक्ष्मी शंकर ओझा जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो बुढ़ापा, उनकी लड़की विश्वविद्यालय में पढ़ रही, तभी तक वो चुनाव लड़ते छात्र संघ का विश्वविद्यालय से। वही दशा इनकी भी है। अरे 50 के लगभग राहुल गांधी होंगे ही, 57 वर्ष मेरी उम्र होगी तो 50 से कम उनकी होगी नहीं। आपके अखिलेश यादव भी 45 से कम नहीं होंगे। पीएम ने कहा राहुल गांधी को कि राहुल डरो मत, भागो मत। बीजेपी ये प्रचारित कर रही है कि राहुल गांधी डर गए हैं। लगता तो है जिस तरह उन्होंने नॉमिनेशन किया है इतने आखिरी क्षण में, और पहले से उन्होंने कांग्रेस ने घोषणा नहीं की थी प्रत्याशी की, उससे लगता है कि डर के ही ऐसा कर रहे थे। वो तय नहीं कर पा रहे थे कौन चुनाव लड़े रायबरेली से और अमेठी से। चुनाव में आपको मुद्दे कौन से बड़े लग रहे हैं? मुद्दे बड़े तो मुद्दा कुछ ऐसा समझ नहीं आता जो कि बताया जाए कि मुद्दे बड़े लग रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर जो है हर आगे कार्य कर रही है। देश के विकास पर भी, देश की सुरक्षा का भी कार्य हो रहा है, बेरोजगारी पर कार्य कर ही रही है। तो मुद्दा उनके पास, विपक्ष के पास मुद्दा ही कौन सा है? जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास है। देखिए, युवाओं के मुद्दों की बात करें तो अन्य तो कोई भी पार्टी जो है युवाओं के मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रही है। बस एक ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इस बार जो है पूर्ण रूप से ये कह रही है कि हम सत्ता में आने के बाद युवाओं को सरकारी सेवाओं में भी, भर्तियों में भी अधिक से अधिक अवसर देंगे। और जिस तरीके से जो है वैश्विक स्तर से जो है बातचीत हो रही है, विश्व पटल पे जो है जो हमारे भारत की स्थिति बनी है, तो लगभग विश्व के सभी देश जो है भारत की तरफ देख रहे हैं। और निश्चित ही जो है यदि हमें ऐसा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विश्व से ही पूरे विश्व से जो है भारत में निवेश बढ़ेंगे। और अगर निवेश बढ़ेंगे तो युवा को सबसे प्राथमिक जो चीज़ होती है वो होती है रोज़गार। तो रोज़गार के अवसर वहाँ से सृजित होंगे और बिल्कुल निसंदेह ही जो है युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जाए तो जिस हिसाब से चुनाव आगे बढ़ रहा है और चरण दर चरण जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जो मुद्दे हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सबके बीच इस वक्त चर्चा ज़्यादा हो रही है राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की, क्योंकि पहले ये चर्चा थी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उनको रायबरेली से उम्मीदवार बनाया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे, वहीं कन्नौज सीट भी समाजवादी पार्टी हार गई थी, वहाँ से सुब्रत पाठक चुनाव जीते थे। वैसे में इस बार क्या विपक्षी पार्टियां अपना गढ़ बचा पाएंगी?